म्यूचुअल फ़ंड की दुनिया में दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फ़ंड की बेसिक्स क्या होते हैं और कैसे एक म्यूचुअल फ़ंड बनता है और उसमें क्या क्या पार्टीज़ होते हैं। अब जब आप ये जान गए कि एक म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, तो दूसरा सवाल जहन में आता है कि किस तरह के म्यूचुअल फ़ंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। तो मुझे किस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमें ये जानना चाहिए कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम मोटा मोटा डिवीज़न करें, वैसे तो आप कई तरह के उसके डिवीजन्स निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मेजर टाइप के, बल्कि 4 मेजर टाइप के इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यूज़ म्यूचुअल फंड में हमें अवेलेबल हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और हम कह सकते हैं कि इंडेक्स फंड। ये 4 तरह के होते हैं। इसके अलावा एक 5वां जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा शरिया कंप्लाइंट फंड। तो चलिए एक से एक देखते हैं अब कि किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो डिफरेंट कंपनीज होती है उनके शेयर्स में ये इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके शेयर्स में जो एप्रिसिएशन होता है, जो उनके मार्केट वैल्यू बढ़ती है, उसी हिसाब से इन फंड्स का एनएवी या इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। इसके अलावा जो डिविडेंड्स ये कंपनीज डिक्लेयर करती हैं वो भी इन म्यूचुअल फंड्स के पास आता है और वो भी इन द फॉर्म ऑफ एनएवी आपको दिया जाता है। अब ये जो इक्विटी फंड होते हैं इनमें भी कई तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं और हम 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक होता है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। और चौथे टाइप के आप ये समझ लीजिए कि ये सबको मिलाकर मल्टी कैप कह सकते हैं। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड अगर आप कहीं देखें तो आप ये समझें कि ये फंड्स इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज़ के जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जो कंट्री की सबसे बड़ी कुछ अब 200-400 कंपनीज़ होंगी, उनमें ही ये इन्वेस्ट करेगा। जैसे टाटाज़ में, रिलायंस में, इस तरह की कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं लार्ज कैप। इनका कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट कैप बहुत होता है इनका। उसके बाद होता है मिड कैप, ये उससे थोड़ी छोटी कंपनीज़ होती हैं। और उसके बाद होता है स्मॉल कैप, जो ये छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। अब इन तीनों में इन्वेस्टमेंट में आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? लार्ज कैप कंपनीज़ हमेशा आपके लिए ज़्यादा सेफ़ होती हैं, लेकिन इनमें रिटर्न्स उतना नहीं मिलता जितना कि स्मॉल कैप में मिल सकता है या मिड कैप में मिल सकता है। अक्सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज़ होती हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अक्सर रेट ऑफ रिटर्न उतना नहीं होता जितना स्मॉल कंपनीज़ में हो जाता है या मिड कंपनीज़ में हो जाता है। मगर मिड कंपनीज़ या छोटी कंपनीज़ के नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अक्सर वो छोटी कंपनीज़ होती हैं और कभी कभी वो बंद भी हो जाती हैं, तो आपके शेयर की सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लार्ज कैप में ऐसे होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। तो ये इन तीनों का डिफरेंस है। फिर आपने कहीं देखा होगा मल्टी कैप, मल्टी असेट नहीं कह रहा हूँ मैं, मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड इन सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। मीन्स वो कभी लार्ज कैप में करेगा, कभी मिड कैप में करेगा, फिर वो स्मॉल कैप में करेगा, तीनों का मिक्सचर रखता है। तो अगर आप पूरी इक्विटी मार्केट में रहना चाहते हैं तो आपको मल्टी कैप फंड यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी चॉइस के हिसाब से आप लार्ज, मिड या स्मॉल कैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड वो होता है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। वो कंपनीज जो बॉन्ड इशू करती हैं उनके बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करता है और कभी कभी बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इसका पर्पज़ ये होता है कि कुछ फिक्स रिटर्न लेना। तो जो बॉन्ड्स पर जो कूपन होता है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो इनको क्रेडिट होता है और बॉन्ड्स की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो भी इनके म्यूचुअल फंड के एनएवी को इफेक्ट करता है। अब बॉन्ड्स में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड्स इशू करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करता है। और दूसरा जो हमारी कॉरपोरेट कंपनीज़ होती हैं, ये भी अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो ये दोनों तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई फ़ंड सीधे सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करे और कोई हो सकता है सिर्फ कॉरपोरेट में ही इन्वेस्ट करे, कोई हो सकता है दोनों में इन्वेस्ट करे। तो जब आप
इन्वेस्ट करने को जाएं और किसी बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने को जाएं तो आप ये समझें कि आप ये देख लें कि वो किस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिलेटिवली ज़्यादा सेफ़ होते हैं कंपेयर टू कॉरपोरेट बॉन्ड्स, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो कम रहता है। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, क्योंकि इक्विटी के मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड फंड्स के केस में उतार चढ़ाव नहीं होगा। आप ये समझें कि उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसको तो फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, वो रिटर्न आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉन्ड्स की वैल्यू में भी शेयर की वैल्यू की तरह उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना उसमें होता है। लेकिन इसमें भी बॉन्ड की वैल्यू में उतार चढ़ाव होता है उनके वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आप ये समझिए कि बॉन्ड की वैल्यू में रिडक्शन हो जाएगा, तो उस रिडक्शन की वजह से म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो गिर जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ जाएगी। ये मैंने रिपो रेट, जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस बात को बताया था, रिपो रेट के बढ़ने और घटने को बताते वक्त, कि अगर रिपो रेट बढ़ेगा उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ़ है और इसमें आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी घट सकती है, मगर कंपेयर टू इक्विटी ये ज़्यादा सेफ़ होते हैं, इनमें फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, लेकिन रिटर्न भी इक्विटी से कम रहता है। थर्ड कैटेगरी पे हम आएंगे, वो आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में वो ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर रेशियो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा और एक पर्टिकुलर रेशियो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ उसने दोनों का मिक्स कर दिया। वो ये कह सकता है कि भाई मैं जब चाहूँगा फुल अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल दूंगा और जब चाहूँगा अपना फुल पोर्टफोलियो बॉन्ड में डाल दूंगा, उधर से सेल करूँगा, इधर बाई कर लूँगा। तो ये इस तरह के फंड दोनों मार्केट के एडवांटेजेस को लेना जानते हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हमेशा किसी बेसिक इक्विटी या डेट से ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप एक बैलेंस की बात करें, सिक्योरिटी और रिटर्न दोनों की। लेकिन अगर रिटर्न की बात करेंगे खाली, तो इक्विटी फंड आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है, लॉस होने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा रहते हैं। हाइब्रिड फंड इज़ इन बिटवीन इक्विटी एंड डेट फंड, ये दोनों फंड्स में एडवांटेजेस लेता है। इसके अलावा एक और फंड्स होते हैं, उनको कहते हैं मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड उन जगह इन्वेस्टमेंट करता है जो बिल्कुल कॉल मनी में करता है, जो एक दिन या 2 दिन में उसको उसका रिटर्न मिल जाता है। इन फंड्स में आपको लॉस होने के चांसेस सबसे कम होते हैं मनी मार्केट फंड्स में, मगर यहाँ पर रिटर्न भी आपका 4-5% उतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप उतने रिटर्न से सफिशेंट हैं, कन्विंस्ड हैं और आपको लॉस नहीं चाहिए, तो मनी मार्केट फ़ंड होता है। और ये बहुत छोटी पीरियड के लिए अगर आपका कभी इन्वेस्टमेंट हो कि आज आपके पास पैसा आ गया है, आपको 15 दिन बाद उसको कहीं और लेके जाना है, तो आप मनी मार्केट फ़ंड में लगा सकते हैं। आपके पैसे पर कुछ ना कुछ 3-4-5% रिटर्न आता रहेगा, क्योंकि इक्विटी और डेट में लगाने में ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन बाद जब आपको पैसा निकालना है तो वैल्यू बढ़ ही जाए, हो सकता है घट जाए, तो आपका लॉस हो सकता है। तो ये भी आप डेट फंड के साथ ही मिला सकते हैं मनी मार्केट फ़ंड को। चौथा हमने डिस्कस किया था इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड सिंपल होते हैं, जितनी भी इंडेक्सेस चलती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं, या और भी जो इंडेक्स हैं, ये उन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे जैसे इंडेक्स चलती है ये भी वैसे ही वैसे चलते हैं। इंडेक्स फंड्स में कुछ इंटरनेशनल फंड्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनकी इक्विटी में भी कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं। ये जो मैंने जितने भी बताए ये सब डोमेस्टिक फंड्स थे। इन्हीं तरह से आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल फंड्स भी हो सकते हैं, और इंडिया में 2-4 ही इंटरनेशनल फंड्स हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है और कुछ हैं जो बाहर की मार्केट में, स्पेशली यूएस, यूरोप की मार्केट में, चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उनमें भी कर सकते हैं। ये एक बेसिक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की। अब आप अपनी रिस्क एपेटाइट देख लें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एक यंग आदमी हैं, 20-25 ईयर्स के, 30 ईयर्स के, आपके पास फंड्स हैं, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म पीरियड रहता है इन्वेस्टमेंट का, तो बेटर है आपके लिए कि आप इक्विटी फंड्स में जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वो इक्विटी से मैटर हाइब्रिड से डेट में शिफ्ट होता जाता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी कम होती जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इक्विटी इधर रखेंगे और रिस्क इधर, अपनी एज इधर रखेंगे,
तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आप इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। मगर फिर भी ये आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो ये बेसिक कैटेगरीज थी। इसके अलावा मैं एक कैटेगरी जो आपको बताना चाहता हूँ और वो इंडिया में कम मिलती है, वो है शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड। तो हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो ये सारे फंड्स जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन कंपनी से भी कर सकते हैं जो बेसिकली जिनका काम ही इंटरेस्ट का लेना देना है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो शरिया में अलाउड नहीं है, जैसे कि लिकर कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ तरह की एंटरटेनमेंट कंपनीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि ऐसी किसी जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट ना जाए जो एज़ पर शरिया अलाउड नहीं है। तो इस तरह के सिर्फ 2 फंड हैं इस वक्त इंडिया में, जहाँ तक मेरी समझ है। कुछ लोग एक आध फंड और बताते हैं, लेकिन जो फंड थोड़े पुराने चल रहे हैं वो हैं टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड। ये 2 फंड्स हैं, टाटा एथिकल फंड एंड टॉरस एथिकल फंड। ये दोनों शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर करते हैं और उनके पास शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट्स भी हैं, और ये उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें नुकसान ये है कि कैटेगरी इनकी छोटी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उन कंपनीज़ में अगर कोई एडवांटेजेस है तो ये नहीं ले सकते। ये डेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, तो ये उधर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए इनका जो हराइज़न है वो कम रह जाता है। मगर ये भी रहता है कि कभी क्योंकि इनका पूरा पोर्टफोलियो शेयर्स में इन्वेस्ट रहता है, तो बेहतर तो ये हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा रिटर्न दे जाएं। इसके अलावा एक गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जो वो कंपनीज जो गोल्ड माइनिंग करती है उनमें इन्वेस्ट करता है, और उनकी शेयर की वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू में डिफरेंस आता है। गोल्ड में ही आपका ETF भी होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और अभी एक EGR आया है, वो म्यूचुअल फंड तो नहीं होता। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप मेरा इलेक्ट्रॉनिक रसीट वाला जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ETF में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। अगर हम ये जान गए कि इतने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स, गोल्ड कह सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट कह सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारी और भी कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन ये मैंने मेजर कैटेगरीज़ बताई जिनमें आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये डिसाइड किया है कि भाई मैं तो इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर समझता हूँ, तब आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बेसिकली 2 तरीके हैं आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के। एक हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। मींस आप हर महीना कुछ बता देंगे कि भाई 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मैं हर महीना इन्वेस्ट करूँगा इस पर्टिकुलर तारीख को, तो वो पैसा आपका उस तरह से इन्वेस्ट हो जाएगा, हर महीने की उस तारीख को इन्वेस्ट होता रहेगा। इसको कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए SIP अकॉर्डिंग टू मी सिंगल इन्वेस्टमेंट से हमेशा बेहतर रहता है, क्योंकि ये मार्केट को डिफरेंट टाइम्स में इन्वेस्ट करता है, तो रिटर्न आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर कभी आपको ये स्टडी मिली कि आज अभी मार्केट काफ़ी डाउन है और चांसेस हैं कि अगले साल 2 साल में मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो तब वन लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग सैलरीड क्लास हैं या जिनकी सैलरी रेगुलरली हर मंथ आती है, तो उनके लिए भी SIP ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो बेहतर है कि आप जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट खोलें, उसमें दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट का तरीका, वहां जाएं और जा करके सीधे इन्वेस्ट कर दें। या फिर कई ऐप्स आते हैं, मोबाइल ऐप्स आते हैं, उन ऐप्स को आप डाउनलोड कर लें। ग्रो है, ज़ेरोदा है, ET मनी है, या और भी ऐप्स, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई भी ऐप, आप देख लें और उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान है, और रिटर्न आपको मार्केट रिलेटेड मिलता है। अगर आप बैंक्स में डिपॉजिट डालकर और एक फ़िक्स रिटर्न लेने में कन्विंस नहीं हैं और आप मार्केट रिलेटेड रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू फिक्स रिटर्न, लेकिन अपनी रिस्क एपेटाइट देखें, अपनी आइडियोलॉजी को देखें और अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्ट करें।
अगर आपने हमारा पुराना वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि इससे पहले कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये बेहतर है कि आप उसके सारे बेसिक्स को समझते हो, जिससे आपको कोई नुकसान ना होने पाए। इसलिए आप पहला वीडियो देख लें, उसमें बेसिक्स हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होते हैं, और इसमें हमने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस किए। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 वीडियो इस पर और बनाऊं, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है, और जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, म्यूचुअल फंड के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इस तरह के और भी फंड्स, बेहतर म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, हम इस इशू पर भी आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।